नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले वीडियो तक हम जो प्रश्न बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व कर रहे हैं उसके हमने अध्याय 3 तक के प्रश्नों को देख लिया था। जो एमपी बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक दी गई हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं और आप इन वीडियो को देख करके इन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरीके से तैयार भी कर रहे होंगे। साथ ही हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की। इसमें से ब्लूप्रिंट के हिसाब से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का चैप्टर बनने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण। एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मीन्स आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। पिछला जो अध्याय था वो 4 नंबर का एक प्रश्न है, कुल मिला के 6 नंबर का आता है। अब यहाँ पर जो है ये जो चैप्टर है हमारा कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का अध्याय रहेगा। 2 ऑब्जेक्टिव अपने को तैयार करने हैं और 3 नंबर का एक प्रश्न हिसाब से अपने को क्वेश्चंस को तैयार करने हैं। देखिए, द्विघात समीकरण की हम बात करें तो द्विघात समीकरण की परिभाषा ये बोलती है द्विघात मतलब ऐसा समीकरण जिसके अंदर जो अधिकतम घात है वो कितनी हो, 2 हो। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप भी आप याद रख लीजिए, x² + bx + c = 0। लेकिन इसके साथ में शर्त ये होनी चाहिए कि ये a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये a का मान 0 हो गया तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा, वो एक रैखिक समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो उसके विविक्तर का मान कितना होगा। देखिए, द्विघात समीकरण का विविक्तर अपने को अच्छे से हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 के अंदर। b² - 4ac को हम द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं और विविक्तर का मान अगर 0 हो जाता है तो समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा कि समीकरण के मूल कब समान होते हैं, वास्तविक और समान कब होते हैं, जब डी का मान विविक्तर का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। देखिए, किसी भी समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करती है, उस समीकरण के विविक्तर के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर अपने को जो समीकरण दे रखा है ये समीकरण है x² + x - 1 = 0। जब हम इसकी तुलना करते हैं, किससे तुलना करेंगे हम और किससे करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप क्या कहता है द्विघात समीकरण का कि x² वाला पद सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद x1 वाला पद और फिर बिना x वाला, मतलब अचर राशि जो है होनी चाहिए। तो इससे अगर हम समीकरण की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं और तुलना करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पर देखिए x2 का जो गुणांक है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अर्थात x2 का जो गुणांक है उसे हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, अर्थात a = कितना मिला, 1 मिला। x1 का जो गुणांक है यहाँ पर भी x1 में किससे गुणा नहीं है, अर्थात किससे गुणा है, वो 1 से गुणा है। अगर x की घात वाला पद नहीं होता तो हम बोलते हैं कि वो b का मान किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन अपने को x नज़र आ रहा है इसलिए यहाँ पर भी x का गुणांक कितना हो गया, 1 हो गया, और x का गुणांक मतलब b का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और c के लिए मतलब अचर राशि जो है, बिना x वाला जो पद है वो अचर राशि c का मान कहलाएगा, वो कितना है, -1 है। अब अपने को पूछा है मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति निर्भर करती है समीकरण के विविक्तर के ऊपर, और विविक्तर का मान कितना होता है, विविक्तर कैसे निकालते हैं, d = b² - 4ac से विविक्तर निकालते हैं। b का मान हम यहाँ पर रख दे, 1 का स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, -1 है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलके पहले चिन्ह का गुणा करा दे, +4, तो 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये देख रहे हैं हम कि इसका जो विविक्तर है d वो कैसा है, 0 से बड़ा है। 3 स्थितियाँ बनती हैं हमारे पास में, विविक्तर 0 से बड़ा है यानी कि कैसा आ जाए, धनात्मक आ जाए, विविक्तर 0 के बराबर आ जाए,
और विकर जो है 0 से छोटा यानी कि कैसा हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। मतलब इसका मान जो है धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, फिर ऋणात्मक हो सकता है। तो जब समीकरण के विकर का मान धनात्मक होता है तो समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, समीकरण में डी का मान अगर 0 हो जाता है तो उसके मूल जो होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। मतलब दोनों मूल एक ही उत्तर अपने को मिलेगा, दोनों का वो 2 टाइम रिपीट होगा। और डी अगर ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, जिन्हें हम बोलेंगे कि समीकरण के मूल जो है वो कैसे हैं, काल्पनिक मूल अपने को प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर जो है वो कैसा मान आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। 5 जो है वो 0 से बड़ा है, इसलिए समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे, भिन्न मूल अपने को जो है प्राप्त होंगे, असमान मूल प्राप्त होंगे। अच्छा, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? तो द्विघात समीकरण में लिख रखा है, द्विघात समीकरण के अंदर चर की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात समीकरण की परिभाषा भी है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का विकर का सूत्र हमने देखा, डी बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। ये ऑप्शन नंबर ए में अपने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे? अच्छा, 4 समीकरण ने अपने को दे दिए। अब चारों के लिए अपने को किसका मान निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac का मान जो है चारों समीकरण के लिए अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। मीन्स देखिए कि यहाँ पर जो है b² का मान जो है वो 4ac से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, b² का मान, यहाँ पे b का मान कितना है, 9 है। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 अपने को मिलेगा। और 4ac कितना मिल जाएगा, ए और सी 16 मिलेगा। 81 माइनस 16 मतलब कोई ना कोई जो है 0 से बड़ा नंबर, धनात्मक मान अपने को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि b² कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। और ये 4 और 5 20, और ये कितना हो रहा है, AC जो है वो बड़ा हो रहा है। मतलब इसका जो मान मिलेगा अपने को कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। ऋणात्मक मिलेगा मतलब इसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ पर हम देखें b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 मिला, माइनस 4ac माइनस 4 2 जाए कितना हो गया, 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऋणात्मक मिल रहा है। यहाँ पर b² का मान कितना है, 25, और यहाँ पर 8 चौक 32। इस AC का मान जो है वो कैसा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो AC का मान कम किस में है, सिर्फ ए वाले ऑप्शन के अंदर है। ठीक है ना, 81 माइनस 4ac, 4a का मान 1 है और c का मान 4 है। तो 81 माइनस 16, 81 माइनस 16 कैसा होगा, 0 से बड़ा आएगा। बाकी सब में जो है नेगेटिव आ रहे हैं। तो जिसमें समीकरण के मूल के लिए अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो हम, डी का मान धनात्मक आता है तो हम उसको बोलते हैं समीकरण के मूल जो है कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अच्छा, इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। 2 तरीके हैं, या तो आप इसके मूल ज्ञात कर लें, अदरवाइज जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से x की वैल्यू पुटअप करते जाएं। जहाँ पर हम x की वैल्यू रख दें, अगर उसका मान किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। x की जगह 3/2 रख दे, 0 हो जाए। x की जगह 2 रख दे, 0 हो जाए। तो हम बोलेंगे कि ये समीकरण के मूल होंगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, समीकरण के मूल हम जो है ज्ञात कर लेते हैं। 2 विधियाँ हैं समीकरण के मूल ज्ञात करने की हमारे पास में। एक तो सूत्र विधि है, दूसरी जो है हमारी गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि इसका a और c का गुणा करवाया हमने। 2 और 6 का गुणा कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब ऐसे 2 गुणनखंड करने अपने को इसके किसके, 7x के माइनस 7x के, कि हम उनका गुणा कराए तो हमेशा एक फिक्स नंबर मिलना चाहिए 12। और जोड़े की घटाएं, देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह आ रहा है, मतलब दोनों गुणनखंडों को अपने को जोड़ना पड़ेगा। और जुड़ेंगे कब, कोई भी 2 संख्याएं जुड़ती कब है, जब उनका चिन्ह जो है कैसा हो, समान चिन्ह वाली हो। दोनों गुणनखंड या तो माइनस के होंगे या फिर प्लस के होंगे, तभी वो जुड़ेंगे। और यहाँ पे कौन सा है, माइनस है, अर्थात हमको ये पता हो गया कि दोनों गुणनखंड जो है कैसे हैं, इसके माइनस वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं 1 से।
1 का गुणा 12 में कराएंगे तो भी 12 आएगा। अब दोनों गुणनखंड ध्यान रखना है कौन से, माइनस के। 2 का गुणा 6 में करवाएंगे तो भी अपने को 12 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 4 में करवाएंगे तो भी 12 मिलेगा, और 4 का 3 में करवाएंगे तो भी 12 अपने को मिल रहा है। जब ये रिपीट हो जाते हैं 3 4 और 4 3, ये दोनों रिपीट हो गए, देखिए इनमें से दोनों में से कोई भी एक गुणनखंड अपने को लिखना, पता करना अपने काम का कौन सा है। देखिए 3 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दोनों कैसे हैं, माइनस के हैं। माइनस के तो -3x लिख दें, -4x लिख दें, +6 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। आपके पास में 4 पद हो चुके हैं, इन दो में कुछ कॉमन लेना है, इन दो में कुछ कॉमन लेना है अपने को। अब इन दोनों में कॉमन क्या, सिर्फ x है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2x - 3। यही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है माइनस, और यहाँ पर 4 और 6 में कॉमन कितना मिल रहा है अपने को, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2x, और माइनस वाला कॉमन लिया आपने तो -3 इक्वल टू 0। फिर से 2x - 3, 2x - 3, तो 2x - 3 और x - 2 इक्वल्स टू 0। दोनों का गुणा जो है 0 के बराबर आ रहा है, मतलब 2x - 3 इक्वल टू 0, या फिर x - 2 इक्वल टू 0। मीन्स x इक्वल टू यहाँ से अपने को मिलेगा 3/2, या फिर x इक्वल टू मिलेगा 2। 3/2 और 2 जो है किसका आंसर है, यहाँ पर देख लेते हैं। 3/2 और 2 ये है। इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर पुटअप कर दें तो भी अपने को LHS इक्वल टू RHS मिल जाएगा, तो हम बोलते हैं कि समीकरण के मूल होंगे। एक समीकरण Px बराबर 0 जहाँ Px घात 2 का एक बहुपद हो, ठीक है। एक समीकरण दे रखा है, किसी बहुपद को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। और ये दे रखा है कि ये जो बहुपद है वो कितने घात का है, 2 घात का है। 2 घात का बहुपद का सामान्य रूप ax² + bx + c, और बराबर के इधर कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण हमारा बन जाएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, बराबर के इधर 0 लगा जाए तो क्या कहेंगे, उसको समीकरण कहेंगे। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं, जितनी उसकी घात होगी उतने उसके मूल होंगे, अर्थात अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। समीकरण x - 3 और x + 4 बराबर 0 के मूल, देखिए x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो 3 मिलेगा, x + 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है तो उस समीकरण के विकर का मान कैसा होगा। समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान है। यहाँ पर भी आता सबसे पहले हमारे पास में समीकरण के मूल कैसे आ रहे हैं, वास्तविक और समान आ रहे हैं, तो उसके विकर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, d बराबर 0 मिलेगा। द्विघात समीकरण के विकर का सूत्र क्या है, द्विघात समीकरण के विकर का सूत्र अभी हमने देखा था, d बराबर b² - 4ac के इक्वल होता है। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, हाँ द्विघात समीकरण के एक से ज़्यादा मूल हमारे पास में होते हैं, 2 मूल उसके होते हैं। समीकरण x - 1 बराबर 0 के मूल 0 और -1, x बराबर 0 हो जाएगा, देखिए x -1 ये अपने को समीकरण दे रखा है। इन दोनों का गुणा 0 के बराबर, मतलब या तो x बराबर 0 होगा या फिर x - 1 बराबर होगा 0 के, तो 2 मूल अपने को मिलेंगे, x बराबर 0 और x बराबर 1। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, x बराबर 0 और x बराबर -1 तो नहीं हो सकता है, अगर यहाँ पे +1 होता तो फिर -1 करेक्ट हो जाता, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एक असत्य कथन अपने को मिल जाएगा। x² - 4x + 4 के मूल समान होंगे, इसके मूल समान है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे हम, इसको समान करने के लिए जो है हमारे पास में इसका मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे। अब b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर, -4, a का मान कितना है, कुछ नहीं है, x⁻2 का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और c का मान कितना है, +4 है। तो 4 का और कितना होता है, 16 होता है, और यहाँ पे 4 और 4 कितना होगा, 16। देखिए d का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आता है। जब d का मान 0 हो तो समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, ये एक सत्य हो गया।
एक्स प्लस बी बराबर 0 द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण तो नहीं लग रहा क्योंकि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। जब ये द्विघात समीकरण नहीं है तो कैसा समीकरण है, इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को अभी तक हम क्या बोल के आए हैं कि समीकरण का क्या कहलाता है, विविक्त कर कहलाता है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहलाता है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक के समान है तो समीकरण के विविक्त कर का मान कितना होता है, डी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मूल वास्तविक और समान है। द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक हो तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अभी हमने देखा था कि समीकरण के मूल की प्रकृति यानी कि अगर ऋणात्मक मान मिल गया अपने को तो उस समीकरण के मूल अपने को कैसे मिलेंगे, वास्तविक नहीं मिलेंगे। अधिकल्पित मूल भी हम इसको बोलते हैं या काल्पनिक मूल भी हम इसको बोलते हैं। या हम सीधे लिख दें कि समीकरण के मूल अपने को वास्तविक जो है वो वास्तविक मूल अपने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने देख लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर कहलाता है। समीकरण के मूल वास्तविक समान है तो विविक्त कर का मान 0 हो गया, और ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, समीकरण के मूल अगर धनात्मक हुए तो विविक्त कर धनात्मक हुआ तो समीकरण के मूल अपने को कैसे मिलेंगे, वास्तविक मूल जो अपने को प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पर 0 के बराबर नहीं, केवल बोला है धनात्मक है, तो समीकरण के जो मूल मिलेंगे अपने को वास्तविक मिलेंगे। और चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वास्तविक और भिन्न या वास्तविक और असमान मूल अपने को यहाँ पर जो है इसके प्राप्त होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 4 के जितने ऑब्जेक्टिव दे रखे थे प्रश्न बैंक के अंदर उनके सॉल्यूशन हमने देखे हैं। अगले वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और इन जो क्वेश्चंस जो अपने को दे रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए हैं उनके सॉल्यूशन भी वीडियो भी आपको जो है बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।